ऑटोइम्यून कोलेंजियोपैथीज। ऑटोइम्यून कोलेंजियोपैथीज में हमारे पास दो डिजीजेज आती हैं, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस एंड प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। इट इज़ बेसिकली एन ऑटोइम्यून डिजीज इन विच इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन अकर्स, नॉन सुपरेटिव इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन। नॉन सुपरेटिव मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन होगी यानी कि इन्फ्लेमेशन होगी और इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगी, ये आगे हम सारी डिटेल पढ़ते हैं। विद इन द स्मॉल एंड मीडियम साइज इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम साइज, नॉट extrahepatic and not large intrahepatic bile ducts are involved, only small and medium sized intrahepatic bile ducts are involved, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये डिजीज़ बेसिकली मिडल एज्ड लोगों में हो रही होती है, मोस्टली फीमेल्स में हो रही होती है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी है हमारे पास प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, वो मेल्स में हो रही होती है, ठीक है, और यंग एज में होती है। और ये बेसिकली हमारे पास मिडल एज में हो रही है, 30 to 70 के दरमियान के जो लोग होते हैं उनमें 50 ईयर्स, ठीक है, 50 ईयर्स के एज में मोस्टली ये हो रही होती है। देन वी विल सी द पैथोजेनेसिस। रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में आगे हम देखेंगे। फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली अफेक्ट हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स का E2 पोर्शन है वो बेसिकली अफेक्ट हो रहा होता है। देन वी विल सी व्हाट आर द एसोसिएशंस, लाइक इसके साथ और कौन सी डिजीज़ हैं जो हो सकती हैं। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में ये हो सकता है, जोग्रेन सिंड्रोम में हो सकता है, स्क्लेरोडर्मा, थायराइड डिजीज़, रेनॉल्ड फिनोमिना, सीलिक डिजीज़ एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। दीज आर द बेसिकली एसोसिएटेड डिजीज़ विद प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। Then we will see the pathogenesis. First of all, the anti-mitochondrial antibodies are formed against the E2 component of the pyruvate dehydrogenase complex, ठीक है। पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, उसका E2 कंपोनेंट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं बिकॉज इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज। देन पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स का E2 कॉम्प्लेक्स जो बना था हमारे पास, E2 पोर्शन जो था पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स का, उसके साथ आपके एंटीबॉडीज़ बाइंड कर गई हैं, ठीक है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़। अब ये देखें कि जब ये कॉम्प्लेक्स है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स का जो E2 पोर्शन है, उसके साथ कुछ स्पेसिफिक T सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखें कि जैसे ही कोई हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को अफेक्ट करेगा तो उसके दिफा के लिए, बेसिकली उसके बेनिफिट के लिए हमारे जो T सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। हमारी बॉडी जो है वो हमारे T सेल्स को एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। जो लीवर के T सेल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्पेसिफिक T सेल्स फॉर द पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स E2 कंपोनेंट। एंड सेकंड थिंग क्या होगी, हमारे पास जो बाइल डक्ट के एपिथेलियल सेल्स हैं, जो हमारी बाइल डक्ट्स हैं उनके जो एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पर MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। ये दो हमारे पास बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज एंड इट्स बाइंडिंग विद द पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स E2 कंपोनेंट। देन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑटो रिएक्टिव T सेल्स अराउंड द बाइल डक्ट्स। अब होगा क्या, ये डायग्राम देखें आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया था हमारा, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास मैंने एपिथेलियल सेल्स बनाए हैं बाइल डक्ट के, ठीक है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनी थी, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स का E2 कंपोनेंट, ठीक है। ये शो किया हुआ मैंने E2 कंपोनेंट, इसके अगेंस्ट जो है ये आपकी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मैंने बताया कि T सेल्स आपके जो है ना आपके लीवर के वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब T सेल्स एक्टिवेट होंगे ना तो ये T सेल्स वैसे तो हमारे हेल्प के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इस केस में हमारे जो T सेल्स हैं ना वो बेसिकली हमारे अपने हिपैटोसाइट्स को, ये ग्रीन में जो मैंने बनाया है ये हिपैटोसाइट्स बेसिकली मैंने सेल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे ही अपने सेल्स को ही अफेक्ट करना शुरू कर देंगे, जो बाइल डक्ट है उसके सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो है ना आपके सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और T सेल्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी इर्द गिर्द हर जगह, ठीक है। T सेल्स आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ऑटो रिएक्टिव T सेल्स अराउंड द बाइल डक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ हमारे पास कौन कौन सी बन सकती हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ भी बन सकती हैं एंड एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ भी बन सकती हैं। जो आपके न्यूट्रोफिल सेल्स हैं उसके साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बन रही है इस केस में, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड इन प्राइमरी
प्राइमरी सीरोटिक डिजीज, ठीक है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द माइटोकॉन्ड्रिया, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द न्यूक्लियस, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। अब ये देखें, ये न्यूक्लियस था हमारे पास, ठीक है, सेल के अंदर, उसके अगेंस्ट भी हमारे पास ये एंटीबॉडीज बन रही हैं, यू कैन सी क्लियरली। ये हमारे पास सेल्स हैं बाइल डक्ट के, ठीक है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ बनी हमारे पास, ठीक है, ये सेल के अंदर मैंने आपको शो किया हुआ है, ये बाहर शो किया हुआ है, सेल के अंदर शो किया हुआ है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, टी सेल्स एक्टिव हो गए। टी सेल्स ने आकर हमें कोई प्रोटेक्टिव रोल नहीं दिया, इनफैक्ट उसने हमारे ही अपने सेल्स को जो है वो डैमेज करना शुरू कर दिया है, बाइल डक्ट के सेल्स को उसने डैमेज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे और इधर इर्द गिर्द सारी जगह पे हमारे पास जो है ना वो टी सेल्स की एक्युमुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ये 3 बातें बेसिकली हमने इसमें पढ़ ली हैं अब तक। हमने पढ़ा है कि एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी अगेंस्ट द E2 कंपोनेंट ऑफ द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे टी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो हमारे अपने जो सेल्स हैं बाइल डक्ट के उसको जो है ना डैमेज करना शुरू कर देंगे। नाउ वी विल सी द मॉर्फोलॉजी। बेसिकली इसमें हमारे पास 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 को हम पोर्टल स्टेज भी कहते हैं। अब हर एक में हमने देखना है कि क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। पहले स्टेज में हमारे पास आ रहे हैं लिम्फोप्लाज्मोसिटिक इन्फ्लेमेशन। लिम्फोप्लाज्मोसिटिक इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि हमारे पास इसमें लिम्फोसाइट्स भी होंगे और प्लाज्मा सेल्स भी होंगे, ठीक है। इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्स, जो हमारे लोब्यूल्स के अंदर, ये एक लोब्यूल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा लीवर जो है वो डिफरेंट लोब्यूल से बना हुआ है, ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा है। ये हमारी सेंट्रल वेन है, ये हमारा पूरा एक लोब्यूल है, हिपैटिक लोब्यूल, सेंट्रल वेन है, और ये जो है ना हमारे पास हमने पोर्टल ट्राइएड शो किया हुआ है, ठीक है। ये डायमंड शेप बेसिकली स्ट्रक्चर बन रहा है और हर कॉर्नर पे इसके एक पोर्टल ट्राइएड होता है। पोर्टल ट्राइएड में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, आपकी जो है ना हिपैटिक आर्टरी होती है, ठीक है, आपकी बाइल डक्ट होती है और एक वेन पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये एक जो पोर्टल ट्राइएड को हमने बड़ा करके यहाँ पे देखा है। अब देखो इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये बाइल डक्ट के इर्द गिर्द हर जगह पे ये देखो सेल्स बनना शुरू हो गए हैं। दीज आर द बेसिकली लिम्फोसाइट्स एंड द प्लाज्मा सेल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके साथ साथ हमारे पास इन्फ्लेमेशन के साथ साथ इसमें एक फ्लोरिड डक्ट लीजन हो रही है। ये क्या होता है, बेसिकली ये ग्रैनुलोमाज हैं। ग्रैनुलोमा का तो आपको पता है कि हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं ना, उनके एक्युमुलेशन की वजह से आपके पास ग्रैनुलोमा बन जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ग्रैनुलोमा शो किया हुआ है हिपैटिक लोब्यूल का, ठीक है। यही जो आपके सेल्स हैं ये एक्युमुलेट होकर आपके पास क्या करते हैं, ग्रैनुलोमा बना देते हैं। दिस इज़ द बेसिकली फ्लोरिड डक्ट लीजन। फ्लोरिड डक्ट लीजन मतलब आपका जो आपकी बाइल डक्ट है उसके इर्द गिर्द सारी जो है ना वो सेल्स कटा शुरू सेल्स जो है वो एक्युमुलेट हो जाएंगे लाइक लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मासाइट्स, एंड इट फॉर्म्स अ डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमेटस लीजन विच इज सेंटर्ड ऑन द बाइल डक्ट, यानी कि बाइल डक्ट के इर्द गिर्द, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं। नाउ वी विल सी इट फ्रॉम द रॉबिन्स डायग्राम। इसमें देखो बेसिकली ये आपके पास प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस दिखाई हुई है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना बेसिकली बाइल डक्ट है, ये पूरी ये जो बाइल डक्ट शो की हुई है, ठीक है। और इसमें आपको इन्फ्लेमेशन बेसिकली नज़र आ रही है, आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स बेसिकली इसमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। डक्ट्यूलर एपिथेलियम में इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है, प्लाज्मा सेल्स वगैरह, ये आपकी बाइल डक्ट थी। अब यहाँ पे भी आप देखो सारी जगह पे जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है ना लिम्फोसाइट्स एक्युमुलेट हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और ये जो है ना ये आपको फ्लोरिड डक्ट लीजन नज़र आ रही है। डिस्ट्रक्टिव जो है ना आपके पास लीजन है, ग्रैनुलोमेटस डिस्ट्रक्टिव लीजन है, यानी कि जो आपके यहाँ पे सेल्स थे ना, आपके जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे उनकी भी फर्दर आगे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। ये देखो ये तो पोर्टल जो है ना ये मैंने एनसर्कल किया हुआ है, ये एनसर्कल किया हुआ मैंने, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली द फ्लोरिड डक्ट लीजन विच इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमेटस लीजन, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हमने देख ली फ्लोरिड डक्ट लीजन और लिम्फोप्लाज्मोसिटिक इन्फ्लेमेशन। सेकंड स्टेज में हमारे पास, सेकंड स्टेज को हम पेरीपोर्टल भी कहते हैं। पेरीपोर्टल क्यों कहते हैं ये भी हम देखते हैं। इसमें भी इन्फ्लेमेशन तो हो रही है, ठीक है। इसके साथ इसमें जो है ना हमारे पास डक्ट्यूलर रिएक्शन या डक्ट्यूलर प्रोलिफरेशन हो रही है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द बिलियरी एपिथेलियल सेल्स। बेसिकली डक्ट्यूलर रिएक्शन हमारे पास क्या है, डक्ट्यूलर रिएक्शन इज बेसिकली द अपीयरेंस ऑफ द बिलियरी एपिथेलियल सेल्स इन द पोर्टल ट्रैक्ट्स ऑफ द डिजीज लीवर, ठीक है। जो लीवर आपका इफेक्टेड है उसके पोर्टल ट्रैक्ट्स में आपके बिलियरी एपिथेलियल सेल्स जो है ना वो प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो, जो पीछे हमें डायग्राम देखी थी और इस डायग्राम से उसको रिलेट करना, इसमें देखो इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये एक मैंने बेसिकली पोर्टल ट्राइएड बनाया लोब्यूल में जो हमने शो किया था पीछे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये देखो सारे आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, बाइल डक्ट, वेन और आर्टरी। ये जो है ना आपके पास छोटे छोटे ये ग्रीन में जो आपको शो हो रहे हैं, ये हैं आपके पास बेसिकली बिलियरी एपिथेलियल सेल्स जो हैं आपके
उनकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गई है और वो जो है ना आपके पोर्टल ट्राइएड में आना शुरू हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द डक्टुलर रिएक्शन। व्हाट इज द डक्टुलर रिएक्शन? अपीयरेंस ऑफ द बिलियरी एपिथेलियल सेल्स इन द पोर्टल ट्रैक्ट्स ऑफ द डिजीज लीवर, ठीक है। और ये प्रोलिफरेट कर देते हैं आपके पास बाइल डक्ट्यूल्स को, ठीक हो गया। फिर हम देख लेते हैं स्टेज 3। सी व्हाट हैपन इन द स्टेज 3। स्टेज 3 में बेसिकली हमारे पास इन्फ्लेमेशन तो हो ही रही है, ठीक है। लिम्फो जो प्लाज्मोसिटिक इन्फ्लेमेशन है वो हमारे पास हो रही है, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मासाइट्स जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास हो रही है फाइब्रोसिस, यानी कि स्कारिंग, स्कार फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखें, यही एक मैंने जो है हिपैटिक लोब्यूल बनाया है, ठीक है। हिपैटिक लोब्यूल मैंने आपको बताया डायमंड शेप स्ट्रक्चर होता है आपके लीवर में, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसके एवरी कॉर्नर पे जो है ना पास 5 जो हैं पोर्टल ट्राइएड्स होते हैं, ठीक है। एक पोर्टल ट्राइएड बनाया गया। अब इसके इर्द गिर्द येलो में आप देखो सारी स्कारिंग हुई हुई है। स्टेज 3 में आपके पास स्कारिंग हो गई, ठीक है। स्टेज 1 में हमारे पास क्या था? बेसिकली फ्लोरिड डक्ट लीजन थी, ग्रैनुलोमास बन रहे थे, डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमास। और स्टेज 2 में हमारे पास क्या हो रहा था? डक्टुलर रिएक्शन हो रहा था। डक्टुलर रिएक्शन मतलब हमारे पास बिलियरी एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही थी। हमारे पास जो है ये बाइल डक्ट्स हैं, ये हमारे पास पेरीपोर्टल एरिया में हमें नज़र आ रही थी। बिलियरी एपिथेलियल सेल्स बेसिकली हमें नज़र आ रहे थे। ये एक आपके पास पोर्टल ट्राइएड था। अब थर्ड स्टेज में हमने क्या देख लिया कि स्कारिंग हो गई है। अब इसी अगर पोर्टल ट्राइएड को अगर हम बड़ा करके देखें तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है किस तरीके से येलो सारी फाइब्रोसिस हुई हुई है, स्कारिंग हुई हुई है, ठीक है। स्कार फॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास स्टेज 3 में स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या हो सकता है? हमारे पास स्टेज 3 में हमारे पास डक्ट लॉस होना शुरू हो जाएगा, बाई डक्ट लॉस शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेल्स जो हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर जो एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें हमारे पास कोलिस्टेसिस होगा। कोलिस्टेसिस का मतलब है कि ग्रीन लीवर नज़र आएगा, ग्रीन पिगमेंटेशन हमें लीवर के ऊपर ग्रोसली नज़र आ रही होगी, ठीक है। बेसिकली वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है, 2 रीजंस की वजह से हो सकता है कोलिस्टेसिस हमारे पास। या तो डिक्रीज़ हो गया है बाइल फ्लो में, या फिर हमारे पास जो इम्पेयर्ड सिक्रीशंस हो गई हैं हिपैटोसाइट्स में, हिपैटोसाइट्स की इम्पेयर्ड सिक्रीशंस हो गई हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? डायग्राम से अब हम देखते हैं।